चलिए अब हम ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और अब हम जिस फेज में जा रहे हैं उस फेज में यानी अब हम ये कह रहे हैं भाई हम एक वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, आप न्यू स्टूडेंट हैं कोई? अच्छा, तो आपको ना इस क्लास में नहीं आना चाहिए, इससे पहले वाली क्लास को। अब हम ये कह रहे हैं भाई हमने वेबसाइट की एसईओ करनी थी, हमने कहा भाई पहले थोड़ी सी एडिटिंग की स्किल होनी चाहिए। एडिटिंग की स्किल के बाद फिर हमने कहा भाई एसईओ करनी है तो कीवर्ड्स कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे निकालने हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए हमारी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, वो बात हमने की। अब हम ये कह रहे हैं कि कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, अब हमने उन कीवर्ड्स को किस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएं। ठीक है, अब हमारा काम जो शुरू होना है वो कहाँ से शुरू होना है जी। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक वेबसाइट खोलता हूँ जी, स्टूडेंट बस इधर आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। अब मिसाल के तौर पर देखें, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और एक कीवर्ड लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो ये एक वेबसाइट ऊपर आ गई है। हाँ, अब ये देखें, ये एक रैंक करने की एक क्विक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, वो क्या है? कीवर्ड इन यूआरएल। अब ये देख रहे हैं इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, मैंने लिखा है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और इस वेबसाइट का एड्रेस क्या है? इस वेबसाइट का एड्रेस है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट DEC किचन डॉट ORG। तो क्या हुआ, कीवर्ड यूआरएल में आ गया। सो ये सारे के सारे बैरियर्स उसने तोड़ दिए ना। जो भी इसके कंपटीशन में होगा तो किसी के भी कीवर्ड यूआरएल में नहीं होगा जिसका, वो तो रह गया। हालांकि अगर हम एक और कंपैरिजन करें कि भाई कैसी वेबसाइट्स ऊपर आती हैं, मेन डोमेन वाली वेबसाइट्स रैंक करती हैं कि सब डोमेन वाली वेबसाइट्स रैंक करती हैं, पता है ना, मेन डोमेन और सब डोमेन हमने डिस्कस किया था। abc.com मेन डोमेन, a.abc.com सब डोमेन। भाई विंडो में फोल्डर बनाते हो और फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हो, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर, तो वो सब हो जाते हैं ना, सब फोल्डर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो डोमेन होती है उसकी इंटरनेट के ऊपर उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, और जो सब डोमेन है उसकी अथॉरिटी उससे कम है। लेकिन एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है कि भाई अगर आपका कीवर्ड आपके यूआरएल में आ जाए तो मैं इसको जल्दी रैंक करूंगा, गूगल कहता है। तो अब हमने यहां पर क्या किया हुआ, बेसिकली तो वेबसाइट क्या है, dckitchen.org। तो हमने क्या किया, इनकी एक सब डोमेन बनाई और सब डोमेन पे कीवर्ड टारगेट कर दिया, यानी कि यूआरएल में कीवर्ड ही यूज कर दिया, और फिर एक नया पेज भी बना दिया उसका, तो रैंक हो गई ना वेबसाइट। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा जब डीसी किचन भी रैंक हुई होगी और साथ ये भी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहली 3 पोजीशंस होंगी तो 2 पोजीशन तो एक ही बिजनेस के पास होंगी। और ये फेक नहीं है, ये जेन्युइन टेक्निकल तरीका है ये। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट है, उसका नाम है दस्तगीर इंजीनियरिंग या पीक सॉल्यूशंस, अब वो मुझे कहता है मेरा कीवर्ड टारगेट होना है, उन्होंने मुझे कह दिया भाई ये मेरा कीवर्ड है, जैसे अभी हम कह रहे हैं ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सो मैं उसे कहूँ ठीक है भाई हम यूं करते हैं, वेबसाइट बनवा लेते हैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .com के नाम से। तो वो तो कहेगा ना, नहीं भाई ये क्यों नाम रख रहे हो, ये तो मेरे कंपनी का नाम नहीं है, मेरी वेबसाइट का नाम तो मेरी कंपनी के नाम पे होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि उसकी वेबसाइट का नाम तो उसकी कंपनी पे बनाएंगे, लेकिन उसकी जो सब डोमेन्स होंगी वो उसके कीवर्ड्स पे बना लेंगे। साइंस समझ में आ गई है ना कि क्या कि आपका कोई भी क्लाइंट आपको ये तो नहीं कहेगा ना, जैसे हम कहें पीक सॉल्यूशंस वालों से कहें कि भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ये बड़ा कीवर्ड है, लोग सर्च करते हैं, बच्चे बहुत सर्च करते हैं, तो हमें एक वेबसाइट, आपकी वेबसाइट बना देते हैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर.com। तो कहेंगे नहीं भाई हमारी वेबसाइट का नाम तो पीक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, पीक सॉल्यूशन के अंदर एक सब डोमेन बनाएंगे और उसका क्या नाम होगा, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर.peaksolution.edu.pk। तो अब क्या होगा, अब तो यूआरएल में नाम आ गया ना, कीवर्ड आ गया, तो इसके रैंक होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आपका यूआरएल जो है वो कीवर्ड जो है यूआरएल में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम इस वेबसाइट को खोलते हैं। जी, अब हम इसको देख के ऊपर से शुरू करते हैं काम। ठीक है, और आप ये देखें ये सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में मैं जा रहा हूं, मैं समझिएगा इसी सीक्वेंस में मैं वेबसाइट की एसईओ भी करता हूं। अच्छा, पहला सीक्वेंस क्या किया हमने, कीवर्ड रिसर्च कर ली। अब जो अगला टास्क है हमारा वो क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि जो कीवर्ड्स है ना उनको एडजस्ट करना है हम लोगों ने। ठीक है, नंबर 1, मैं सबसे पहले माउस को रखा है टाइटल बार पे,
ऐसे ही है, सबको पता नहीं ये टाइटल बार है, ये टाइटल का हमने टैग भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहले एसईओ में मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है कि टाइटल बार में मैं अपना प्राइमरी कीवर्ड ले आऊं। ठीक है, अगर इसकी कोडिंग देखें हम, कंट्रोल यू करके जरा इसका कोड देखो पहले जी। जी कोड नजर आ रहा है आपको, टाइटल नजर आ रहा है लाइन नंबर 11 में। ठीक है, तो मेरा पहला टास्क क्या होगा, पहला टास्क ये होगा कि मैं टाइटल बार में अपने प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करूंगा। यानी कि पहली एसईओ मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जब मैं एसईओ को इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो मैं प्राइमरी कीवर्ड को कहां पे ऐड करने जा रहा हूं, टाइटल में, टाइटल के टैग के अंदर। इसीलिए हम लोगों ने पहले इन चीजों को पढ़ा था। अब आपको टाइटल का टैग पता होगा जिन्होंने वेबसाइट एडिट किया मेरे से। अब हम क्या करेंगे, यहां पर टाइटल होना चाहिए, तो जब हमने टाइटल पढ़ा था तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था भाई ये जो टाइटल होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, अबाउट 60 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है, 60 कैरेक्टर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स तो नहीं आ सकते ना। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसने 20 कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं, तो भाई टाइटल बार में तो नहीं आएंगे। ठीक है, यहां से तो प्राइमरी कीवर्ड ही आएगा सिर्फ। तो एक कीवर्ड जो आपका मेन कीवर्ड होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड, या उसे हम बोलते हैं फोकस कीवर्ड, या हम उसे बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड, या उसे हम बोलते हैं फोकस कीवर्ड। और टाइटल में हम एक को ही टारगेट कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सब पेजेस बनाएंगे। मतलब मिसाल के तौर पर मुझे मेरा क्लाइंट कहता है भाई मेरे 20 कीवर्ड है, हमने टारगेट करने हैं। अब एक पेज के ऊपर 20 कीवर्ड हम कैसे टारगेट करें भाई, मुश्किल काम है, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे कि आप अपना कंटेंट बढ़ा लो, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाएं, नंबर 1 बढ़ गए, अभी भी कीवर्ड पूरे नहीं हो रहे। फिर मैंने कहा कि अब हम यूं करते हैं, हम आपकी सब डोमेन्स बना लेते हैं, जो भी मैंने आपको साइंस बताई है। अब मैंने उधर जाकर कीवर्ड्स डाल दिए, तो अब टारगेटिंग बढ़ती जा रही है हमारी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये साइंसेज हमने यूज करनी है। तो अगर हम ये कहेंगे भाई होम पेज के ऊपर 20 कीवर्ड, तो भाई कोई जादूगर तो नहीं है ना हम लोग हैं। होम पेज के ऊपर एक प्राइमरी का हमारे पास टाइटल का ऑप्शन है, वहां पर हमारे पास सिर्फ 60 कैरेक्टर्स लिखने हैं, 60 कैरेक्टर्स लिखने हैं, 60 वर्ड्स तो नहीं लिखने ना। तो उसके अंदर हमें प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना है, तो वो तो एक ही कीवर्ड आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाएंगे। टारगेट उसमें भी पहले मरहले में पहला प्राइमरी ही होगा, टाइम लेकर सेकेंडरी होगा, शुरू में नहीं होगा सेकेंडरी कीवर्ड टारगेट आपका। तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेंथ काउंट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ लेंथ काउंट नहीं करेगी। ठीक है, लेंथ के साथ क्या काउंट करेगा जरा देखते हैं। अब ये साइंस आपने समझ लिया, मैं कोशिश तो करता हूं आप लोगों को साइंस समझाऊं, लेकिन वो फिर ये होता है कि जब 4 दिन के बाद हम डिस्कस करते हैं ना, वो सारी बातें आप भूले होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब कोर्स कर रहे हो ना, तो आप समझा करो कि कोई काम शाम सीख रहे हो यार, हैं, कोर्स नहीं कर रहे, तो फिर आपको याद रहेगा। तो अगर आप कोर्स के पॉइंट से करो ना, फिर भूल जाते हो आप लोग। आप काम समझा करो कि सीखने आए हो मुझसे। जी मैंने क्या लिखा ऊपर, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिख दिया ना। अब जरा थोड़ा सा देखें इसको कि नजर कैसे आ रहा है आपको, सिर्फ इसको देखें यहां पर कैसे नजर आ रहा है। ये जगह सारी खाली है, राइट स्पेस सारी खाली है। अगर मैं कोई टूल्स वगैरह इंस्टॉल करूं तो शायद वो राइट पर आने शुरू हो जाए, मतलब गूगल वो स्पेस नहीं ले रहा, ये हमें कंफर्म हो गया। अब जब हम इसके टाइटल को देख रहे हैं तो ये टाइटल आपको पता लग गया कि इधर से लेकर इधर तक इसने जगह ली हुई है। अगर मैं इसको इन कैरेक्टर्स कैलकुलेट करूं तो मैंने कह दिया भाई ये 60 है, लेकिन ये जो इतनी स्पेस आपको नजर आ रही है इसको मैं सिर्फ इन कैरेक्टर्स तो नहीं कैलकुलेट करूंगा, ये स्क्रीन है ना मेरी, तो स्क्रीन के ऊपर जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो कैसे करते हैं, पिक्सेल्स, पिक्सेल्स है ना। मतलब इस मॉनिटर की एक रेजोल्यूशन होगी, जो इसका एक साइज होगा, कभी इधर से लेकर उधर तक एक साइज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो साइज है टाइटल का वो सिर्फ कैरेक्टर्स में नहीं मेजर होता बल्कि पिक्सेल्स में। अब जरा नोट करें, ये पहले वाला पूरा आ गया, टाइटल पूरा आ गया ना, नीचे है, दूसरे वाला भी पूरा ही आ रहा है, तीसरे वाले को देखें जो हमारा कंप्यूटर है, नहीं आ रहा ना पूरा, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका टाइटल हो सकता है कैरेक्टर्स में मे भी पूरा हो या ना हो, पिक्सल में पूरा नहीं है। तो उधर उतना हिस्सा नजर आ रहा है जितना उसने रिकमेंड किया था, जितने कैरेक्टर्स रिकमेंड किए थे और जितने पिक्सल, 580 पिक्सल्स वो रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, पिक्सल्स इतने रिकमेंड कर रहा है। अब पिक्सल कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, क्या ख्याल है? आप सोचे होंगे कि भाई कैरेक्टर्स को तो कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट कर लेंगे तो कैलकुलेट हो गए, पिक्सल्स कैसे काउंट करें? पिक्सल काउंट करना तो बहुत मुश्किल काम है।
अगर मैं आपसे कहूँगा भैया मुझे काउंट करके बताओ इधर से लेकर इधर तक कितने पिक्सल्स हैं, मुश्किल है ना। कैरेक्टर्स काउंट करने को कहूँगा तो एकदम कर दोगे आप लोग। सो पिक्सल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कोई टूल इस्तेमाल करेंगे, टूल्स की मदद से ये काम करते हैं। ले इधर आते हैं जरा, वो टाइटल ऑफ वेबसाइट वाली स्लाइड खोल लेते हैं। जी आ जाइए। कहीं भी बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए जी। देखिए लिखा हुआ आ रहा है 580 पिक्सल्स लेंथ होगी इनकी। अच्छा अब ये एक यूआरएल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, और इसको यूआरएल शॉर्टनर से मैंने वैसे ही छोटा किया हुआ है, बिटली से। इस पर क्लिक कीजिए जरा, इसे खोलें। इस वेबसाइट का नाम पढ़ लो जरा। एक्चुअली इस वेबसाइट का नाम है totheweb.com। वेबसाइट का क्या नाम है? totheweb.com इस वेबसाइट का नाम है। यानी अगर हमने टाइटल के पिक्सल्स काउंट करने हैं तो हमने कौन सी साइट पर आना है? टू दी वेब। तो मैंने वो स्लाइड आप लोगों से शेयर कर देता हूं दोबारा। स्लाइड में लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो आप उसी यूआरएल पे जाओगे, ठीक है। अच्छा अब करना कैसे है, कैलकुलेट कैसे करना है जी। ये क्या कहता है? कहता है भाई अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दो। अच्छा आप थोड़ी देर के लिए हम ये समझें कि भाई मैं तो कैलकुलेट करने आया हूं, वेबसाइट तो मैं अभी बना रहा हूं। आप कह रहे हो कि वेबसाइट तो बनी नहीं अभी तक, तो हम यूआरएल कैसे देंगे फिर? वेबसाइट तो लाइव ही नहीं की है भाई, अभी तो एसईओ कर रहे हैं, बाद में लाइव करनी है हमने। तो आपने यहां पर कोई भी वेबसाइट दे देनी है भाई, कोई भी, इवन वो आपके बिजनेस से रिलेट भी नहीं कर रही है। मसलन मैं समझो कि मैं पीक सोल्यूशन का बना रहा हूं टाइटल, और अभी वेबसाइट कौन सी खोली थी मैंने? किचन वाली। तो मैं वही वाली वेबसाइट दे देता हूं, क्योंकि मुझे एक सिर्फ वेबसाइट चाहिए, उसके अंदर टाइटल मैंने खुद ही लिखना है, ठीक है। तो मैं यहां आया और इधर आके इस पे क्लिक करते हैं। इस यूआरएल को कॉपी कीजिए और यहां पर इसको पेस्ट कीजिए। ये क्या लिखा है भाई? ये काम आप सब कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री टूल है, मतलब इसके लिए हमें कुछ खर्चा नहीं करना। ये आप जिसने लिंक पे क्लिक करना है तो आप इस जगह पर आ जाओगे। किसी भी वेबसाइट का नाम लिख के आपने क्या करना है, बेसिकली उसका टाइटल गेट करना है। हम उसका टाइटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके टाइटल की जगह पर हम अपना टाइटल लिखकर ऑप्टिमाइज करेंगे और उसे कॉपी करके ऑफलाइन वेबसाइट में जाकर ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां से वो पिक्सल कैलकुलेट करके देगा मुझे से। इसको मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं। फिर मैंने कहा जी आई एम नॉट रोबोट, चले अब इसको जनरेट कर दें। जी जरा देखिएगा नीचे ऑप्शन आ गया पेज टाइटल। पेज टाइटल आ गया हमारे पास, और यहां पर वो कैलकुलेट क्या कर रहा है? नीचे देखिए कैरेक्टर्स कैलकुलेट नहीं कर रहा, नीचे क्या कैलकुलेट कर रहा है? वो पिक्सल्स कैलकुलेट कर रहा है। और इस वक्त उसने ग्रीन कलर में आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि कितने पिक्सल्स हैं इसके? 432। सो इसने हमें पिक्सल्स कैलकुलेट करके दिए हैं और क्या बता रहा है कितने पिक्सल्स हैं इसके? 432। मैंने क्या कहा था कितने होने चाहिए मैक्सिमम? इससे ज्यादा नहीं होने कि रेंज में आ गए, इसीलिए उसने ग्रीन कर दिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूं ना सिर्फ प्रोफेशनल किचन, इसको जरा इतने को रिमूव कर दें, हो गया रिमूव। अब कितने हो गए? अब 155 हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको नजर आ रहा है? बड़े खुश हैं जाके आखिर में बैठते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये रेकमेंडेड नहीं है। रेड कलर में आ रहा है ना, कहता है इतना छोटा आपका टाइटल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई एरर नहीं है, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। यानी अगर मैं करूंगा वेबसाइट तो मेरी चलती रहेगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैंक नहीं होगी वो, क्योंकि मैंने उसकी मिनिमम लिमिट इस्तेमाल नहीं की हुई है, ठीक है। तो हमें तो भाई ज्यादा से ज्यादा अपना मैसेज डिलीवर करना है, तो हम कहेंगे भाई हमें मैक्सिमम नंबर कहां तक लेकर जा सकते हैं? मैक्सिमम नंबर हम लेकर जा सकते हैं 580 पिक्सल्स तक। मैक्सिमम नंबर हम लेकर जा सकते हैं 580 पिक्सल्स तक।
सो मैं यहाँ आया और सपोज कर लेते हैं जी कि हम कॉलेज के हवाले से कीवर्ड बना रहे हैं। सो मैंने कहा भी मेरा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। एक तो मैंने ये लगा दिया। अच्छा अब एक चीज और नोट कीजिएगा। अब नॉर्मली जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम बीच में कॉमा लगा लेते हैं, ऐसे ही है ना, जब कोई और बात करनी होती है तो। लेकिन यहां पर आपको कॉमास का इस्तेमाल नहीं करना, सेपरेटर के तौर पर आप दो सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेटर के तौर पर एक, इसे हम बोलते हैं पाइप साइन, ठीक है, और एक हाइफन, यानी कि टाइटल लिखते हुए आप इन दोनों से सेपरेट कर लो, दोनों में से किसी एक से सेपरेट कर लो। चाहो तो हाइफन से सेपरेट कर लो, चाहो तो पाइप साइन से सेपरेट कर लें, ठीक है। अच्छा अब मैं इधर आया, मैं कहता हूं भी स्पेस तो मेरे पास है, ठीक है। तो मैं कहता हूं मेरा जो सेकेंडरी कीवर्ड था ना वो था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो देखते हैं वो किस हद तक आता है। अच्छा अब मैं ये चाहूं ये आ जाए, या मैं ये भी चाह सकता हूं कि भाई पहले कीवर्ड आ जाए और फिर मेरी ब्रांड नेम आ जाए। ब्रांड नेम मतलब क्या है, पीक सॉल्यूशंस। तो मैं चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि भाई एक तो मैंने ये कर लिया ना, ये तो आपको पता लग गया मैं पीक सॉल्यूशन नहीं लिख पाऊंगा। 542 पिक्सल्स हो चुके हो मैं, तो मैंने कितने कहे थे 580 पिक्सल्स, वो तो पूरे नहीं आएंगे ना। और दूसरा तरीका क्या है, मैं इधर आता हूं, इसको मिटाता हूं और यहां आके कर देता हूं पीक सॉल्यूशंस। फिर एक और हाइफन लगा दूं, डिजिटल नहीं लगाया जा सकता, खत्म होगी बात। अब आप ये समझो कि ये मैंने पेज टाइटल बना लिया। अब ये देखें मैंने कैसे बनाया, समझ में आई ना कैसे बनाया, कि ये मैंने पिक्सल्स का टूल इस्तेमाल किया। ये ऑफलाइन टूल नहीं है, ये ऑनलाइन टूल है। इसके लिए मुझे पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट नहीं बतानी पड़ी, मुझे कोई कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट भी नहीं बतानी पड़ी, मुझे सिर्फ वेबसाइट बतानी पड़ी है। और वहां अगर मैंने कैलकुलेट किया तो उसके अंदर वैलिडेशन लगी हुई थी जो मुझे बताई जा रही थी कि क्या हो सकता है आपका। अच्छा अब मैं इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करके कहां पे पेस्ट करूंगा, कहां पे पेस्ट करूंगा जी, ये समझ ले कि ये है मेरा। तो इसकी एडिट की विंडो में जाऊंगा, आपको पता है ना वेबसाइट की एडिट में कैसे जाते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये, लाइट बंद कर दे बेटा, एक वो वाली मेरा ख्याल इस तरफ है, उस तरफ है। अब ये भी कर दें, ये भी कर दें, दोनों कर दें, वो जलने दें। आप लोगों को तो देखो यार पता लगे क्या हो गया, आप लोग नजर नहीं आ रहे मुझे, आप लोग वो जलने दें, वो वाली जलने दें। हाँ, ये जलने दें। अच्छा अब आ जाते हैं इधर, ये आ गई जी इंडेक्स की फाइल, इस पर राइट क्लिक करो, एडिट, ये कोडिंग में आ गया ना वापस। अब हम कर क्या रहे हैं, पहला काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन का पहला पार्ट कर रहे हैं, और वो क्या है, टाइटल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं देखूंगा अभी टाइटल कहाँ, ये सपोज कर लेते हैं जी ये टाइटल हमने लगाना था, तो हम इधर आए वापस और मैंने इस सारे को रिमूव कर दिया कि ये ऑप्टिमाइज नहीं था, ये ऑप्टिमाइज है जो मैं उधर से, ओह ये क्या हो गया, कॉपी नहीं किया, वापस आए जी, कॉपी क्यों नहीं हुआ, ये था, राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए और यहां लाकर पेस्ट कर दें, बस। ये आपने एक पार्ट कर लिया कि भाई कीवर्ड हम बना चुके हुए हैं, तो अब हमने कहा कि भाई कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड के साथ हमने अपना टाइटल ऑप्टिमाइज कर लिया। अच्छा अब एक चीज और समझते हैं, वो क्या है, वो ये है कि वापस इसमें आए और इस दफा एक काम करते हैं, छोटा सा मैं एक बनाने लगा सर समझाने के लिए आपको। यहां लिखा जी मैंने पीक सॉल्यूशंस, कितने पिक्सल्स हैं 174। लिखा कैसे है मैंने, कैसे लिखा मैंने, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है ना। अब जरा एक चीज नोट कीजिएगा, पिक्सल्स याद रखते हैं आपने कितने से पहले। अब मैंने कैसे लिखा है, अब मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा, पिक्सल्स चेंज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपिटल लेटर अपर केस और लोअर केस में इसका फर्क होगा। तो ये भी हमें देखना है कि अगर हमारे पास कोई एब्रीविएशंस आएंगी तो वो ज्यादा पिक्सल्स
बाय कर लेंगे, और अगर स्मॉल लेटर्स में हमने कुछ लिखा होगा तो वो कम पिक्सल्स कंज्यूम हो रहे होंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, अब अगली चीज क्या है इसमें, जो दूसरी चीज हमें डिस्कस करनी है वो ये है भाई, वो क्या चीज डिस्कस करनी है ये। अब एसईओ का जो अगला फैक्टर है वो क्या है, फेविकॉन। ये भी पढ़ा था ना हम लोगों ने कि भाई फेविकॉन लगाना है, आपने अपने इमेज का फेविकॉन इसके ऊपर लगाना है। अब यहां पर ये फेविकॉन इमेज बना हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल ना लगा होता इस वेबसाइट पर तो मैं फेविकॉन इमेज ऐड करता। अब फेविकॉन इमेज में है क्या हमारे पास, बेसिकली एक इमेज है। फेविकॉन इमेज में क्या है हमारे पास, एक इमेज नजर आने लगा हुआ है। ये वाला इमेज, ज्यादा अच्छी बात है कि आपके पास पीएनजी होना चाहिए, जेपीजी हो तो भी चलेगा, लेकिन हमने जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ा था कि वेब पी इमेजेस बनाएंगे, आपने अपने फेविकॉन को वेब पी नहीं बनाना। ठीक है, अगर हम फेविकॉन को वेब पी बनाएंगे तो फेविकॉन में वो वेब पी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने बनाया होगा तो वो शो ही नहीं होगा। तो अब आपने यहां पर आना है और देखें जरा, यहां पर वेब पी लगा हुआ है, कोड में आकर देखो, पहले तो देखें फेविकॉन है कहां पे जी, 45 आ रहा है ना। ये हम लोगों ने सीखा था जब हम HTML एडिटिंग सीख रहे थे। तो आपने क्या करना है कि अपनी कंपनी का जो लोगो होगा उस इमेज को फेविकॉन के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो इसका कोड क्या था हमारे पास, इसका कोड था लिंक, ये वाला कोड था भाई। अगर किसी ने ना भी पढ़ा हो ये वाला लेसन तो ये अब हम देख रहे हैं कि कोड क्या होगा इसका, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन स्पेस href इक्वल्स टू, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेजेस। इसका क्या मतलब है, अभी हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हो सकता है कि हमने इमेजेस का फोल्डर ना बनाया हो, लेकिन जब हम वेबसाइट को अपलोड करेंगे तो हमारी वेबसाइट के जितने भी इमेजेस होंगे वो सारे के सारे कहां पड़े होंगे, इमेजेस के फोल्डर में। तो इसको भी हमें इमेजेस के फोल्डर में ही रखना है, और इसका फॉर्मेट क्या है, पीएनजी, बस। यानी कि दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यानी मैं अगर आपसे ये कहूँगा भाई एसईओ शुरू कैसे करोगे, तो आप कहेंगे भाई टाइटल में कीवर्ड यूज करेंगे, प्राइमरी कीवर्ड यूज करेंगे और फेविकॉन लगाएंगे। दो बातें आपने बिल्कुल ठीक बताएंगे। देखिए इसका मतलब है कि दो बातें आपने बिल्कुल ठीक बताई। तीसरी चीज जो आपने चेक करनी है ना, वो एक और चीज चेक करनी है। वो क्या चेक करना है जी, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 में आकर पूरी वेबसाइट में आपने ये वाला कोड फाइंड करना है। ये वाला कोड स्टैंडर्ड कोड है हर वेबसाइट के लिए। ये वाला कोड स्टैंडर्ड कोड है हर वेबसाइट के लिए, वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए और मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए। अगर ये नहीं है तो जिसमें ये पड़ा हुआ आपको नजर आए इसे कॉपी करें और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दें। ये वेबसाइट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, ये किसी खास बिजनेस के, आप देख रहे हैं इसमें कोई बिजनेस की बात ही नहीं है। इसमें नहीं बताया जा रहा कि भाई किसकी वेबसाइट है, जिक्र तो नहीं हो रहा किसकी वेबसाइट है। इसमें लिखा गया हुआ है कि मेटा, एक तरह का मेटा है ये, नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का क्या मतलब होता है, स्क्रीन जो है उसकी, कि भाई व्यू कितनी होगी। कंटेंट इक्वल्स टू विथ डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम स्केल इक्वल्स टू 1। ये एग्जैक्टली कोड आपने फाइंड करना है अपनी वेबसाइट में। अगर आपको ये कोड आपकी वेबसाइट पे मिलता है तो फिर फाइन, इसका मतलब है कि एक फैक्टर और अप्लाई है। अगर नहीं मिलता तो किसी भी वेबसाइट से उठाएं, कॉपी करें और पेस्ट कर दे, भाई इधर से पिक कर लीजिएगा। और कोई समझ में ना आ रही हो कहां से लें तो, हाँ, मेगा प्रोफेशनल के लाइव वेबसाइट से कॉपी करें और अपनी ऑफलाइन वेबसाइट पे पेस्ट कर दें, लाइक दिस। जैसे मैंने इसको कॉपी किया तो मैं इधर आया, तो भाई क्या करूंगा, यहां आकर देखिए लगा हुआ है ना, यहाँ पे पैसे तो लगा हुआ है ना पहले से ही। एक और फैक्टर अप्लाई हो गया, मैंने कहा एक और फैक्टर अप्लाई हो गया। अच्छा, अब जरा एक और फैक्टर देखते हैं। ये हम एसईओ के डिफरेंट फैक्टर्स को देखने लगे हुए हैं। नीचे आइए जरा, जहां पर फेविकॉन था, ये था। अच्छा, फेविकॉन से ऊपर देखें जरा, लाइन नंबर 41 पर भी एक 41 और 42 पे रिपीट हुआ हुआ है, तो आप समझ लो कि लाइन नंबर 41 या 42 को देख लो, इस पे क्या लिखा हुआ है कोड। ये भी कुछ फेविकॉन टाइप का ही है, हाँ। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू, पहले क्या था, शॉर्टकट आइकॉन, इस दफा क्या है, एप्पल टच आइकॉन। भाई जरूरी तो नहीं है कि हर कोई आपकी वेबसाइट को डेस्कटॉप पे देखेगा या हर कोई आपकी वेबसाइट को एंड्रॉयड पे देखेगा। हो सकता है कोई बंदा आईफोन पे देख रहा हो तो उसके ऊपर तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज होगा, तो उसके लिए भी तो टच आइकॉन दिखाना है ना आपको। तो अब हमने ये कहा कि भाई ये उसके लिए ये वाला आइकॉन है। जब गूगल आपकी वेबसाइट को चेक करेगा तो वो कहेगा भाई सब डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल की हुई है ना आपने,
फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नहीं लिखा होगा तो वो कहेगा कि एप्पल कंपेटेबल नहीं है आपकी। सो एप्पल कंपेटेबल करने के लिए ये भी कोड एज इट इज आपको कॉपी करना है। अभी पीएनजी तो पहले ही मिल गई थी, हमें मिल गई थी ना। इमेज का नाम बेशक वही रहने दें जो नीचे था कि, लेकिन मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है, एप्पल टच आइकॉन, यही रखा हुआ है, तो ज्यादा अच्छी बात है। इसका फायदा क्या होता है कि मुझे रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है ना किस मकसद के लिए हमने कोई चीज बनाई है। क्या है इसमें जी, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू एप्पल टच आइकॉन href इक्वल्स टू फाइल नेम। तो मैंने फाइल नेम का नाम, वही जो नाम फाइल थी ना पहले फेविकॉन, उसी को कॉपी किया और उसका नया नाम क्या रख दिया, एप्पल टच आइकॉन। फाइल नेम रखने के जो रूल्स थे वो क्या थे कि भाई फाइल नेम अगर बड़ा होगा तो उसमें स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अगर फाइल के नाम में स्पेसेस ना हो तो क्या हो, हाइफन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं उसी तरीके से हमने ये नाम रखा हुआ है। तो ये एक और एसईओ फ्रेंडली टास्क पूरा हो गया। टाइटल लगाया, टाइटल के बाद व्यू पोर्ट को भी देख लिया, व्यू पोर्ट के बाद फेविकॉन को भी देख लिया, फेविकॉन के बाद एप्पल टच आइकॉन को भी देख लिया। अब जरा चौथे नंबर पर देखते हैं वो क्या था, दैट इज लाइन नंबर 8, मेटा। और कौन सा मेटा है ये, डिस्क्रिप्शन। ये कौन से वाला मेटा है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो मेटा डिस्क्रिप्शन की आज वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो पहले होती थी। और ये कब की बात है, ये अक्टूबर नवंबर की बात है। ये सारी चेंजेस जो है वो अक्टूबर नवंबर पे आई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओ तो उसके सेक्शन पे आपको ये एक वीडियो भी नजर आ रही होगी, छोटी सी, 1 मिनट की या इससे भी छोटी। अब @ नजीब एंड सन्स लिख के यूं ड्रैग करोगे ना नीचे तो वीडियोस आती है ना सारी, कौन कौन सी है। चैनल पर जाना, वहां पर लिखा होगा डेथ ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसी वक्त बनाई थी जब गूगल ने इसकी सपोर्ट उस तरह छोड़ दी थी जिस तरह ये पहले कर रहा था। यानी बोलने देंगे तो ठीक है, बोलो, वही तो बोलने लगा था, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया, मेटा डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस वो नहीं रही जो पहले होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% खत्म हो गई है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जब हम कुछ सर्च करते थे, ये वेबसाइट पर आए जरा देखते हैं, जब हम कुछ सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स कैसे आते होते थे और कहां से आते होते थे। इंपॉर्टेंट बात यह है, इस वेबसाइट को भी मैंने खोला है ना सर्च करके, अभी नहीं खोलते। सबसे ऊपर क्या आया, डोमेन। डोमेन के नीचे क्या आया, यूआरएल। तीसरे नंबर पर क्या आया, टाइटल। राइट साइड पर क्या आया, तस्वीर। अगर आपकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होगी तो आएगी, ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी तो तस्वीर भी आएगी। और ये जो टेक्स्ट आ रहा है, पहले ये वाला टेक्स्ट एब्सोल्युटली कहां से आता होता था, मेटा डिस्क्रिप्शन से आता था। यानी कि पहले उसने कुछ भी हो जाए, ये वाली 2 लाइनें उसने कहां से पिक करनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन से। लेकिन अक्टूबर नवंबर में उसकी एक और अपडेट आई थी, उसमें उन्होंने इसको खत्म कर दिया। और वो अपडेट ही थी हेल्पफुल कंटेंट, कि भाई आपका जो कंटेंट है, गूगल की जो अपडेट्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्गोरिदम्स, कि भाई ये गूगल का नया एल्गोरिदम आ गया, ठीक है। सो गूगल का एल्गोरिदम एक आया था अक्टूबर नवंबर में, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी जो वेबसाइट है वो हेल्पफुल कंटेंट होनी चाहिए। पहले हम टोटली कीवर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई कीवर्ड को ही लिखते जाओ, बस यही कह रहे हैं ना, आपको यही समझ में आ रही है कि कीवर्ड को ही लिखते जाओ। फिर उसने ये कहा, कहता है अब कोई बंदा अगर कुछ ढूंढेगा, किसी की कोई क्यूरी होगी गूगल पर, तो वो कुछ लिखेगा, उसके बाद गूगल का क्राउलर ये देखेगा कि किसकी वेबसाइट के अंदर वो वाली क्यूरी ज्यादा सेटिस्फाई होती है, यानी उसकी क्यूरी से मैच करता हो उसे आंसर किस वेबसाइट पे मिल रहा है, वो उधर से पिकअप करेगा। और वेबसाइट के किस हिस्से पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो वहीं से टेक्स्ट को लेगा। क्या ख्याल है, अगर आप कोई क्वेश्चन करें, मिसाल के तौर पर आप कोई क्वेश्चन करें डिजिटल मार्केटिंग से मुताल्लिक, और मैं उसका एक स्टैंडर्ड सा आंसर बनाया हो जो आज से 2 साल पहले भी वही देता हूं, आज भी वही दूंगा, तो वो तो एक फिक्स सा आंसर मैंने दिया हुआ है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। मैं कह, ये तो मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया ना। लेकिन मेरी जो वेबसाइट है, आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं, जनरली मैं इनको कोई और जवाब देता हूं, फिर एक और क्लास आ जाती है, उसको किसी और तरीके से जवाब दे देता हूं, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है ना, अंदाज चेंज हो जाता है। तो वो कहता है क्यूरी जिस तरह की होगी, आंसर भी उसी तरह का होना चाहिए। तो जैसे ही क्यूरी होगी, गूगल का क्राउलर देखेगा कि पूरी वेबसाइट में इस क्यूरी को ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर कहां से मिल रहा है,
वो एग्जैक्टली वहीं से जाकर उस कंटेंट को पिक करेगा और उस कंटेंट को यहाँ पे दिखा देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला जो आंसर है, मतलब उस क्यूरी की जो डिटेल है आ रही है, वो मेटा से भी आ सकती है और बाकी के कंटेंट्स, क्योंकि मेटा से आएगी वो तो फिक्स हो गया ना। जैसे भी मैं लिख दूं कि दस्तगीर इंजीनियरिंग ऑफर्स बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, चलो जी हो गया खत्म। अब वो इस तरह की क्यूरी होगी तो यही आएगा। अगर कोई बंदा कुछ और पूछ लेगा तो उस पर तो ये आंसर नहीं होगा। कोई बंदा उससे पूछ लेता है जनाब के किचन इक्विपमेंट कौन से वाला है आपके पास, तो नीचे उन्होंने डिटेल लिखी होगी कि ये किचन इक्विपमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अब वो कहां से क्यूरी का रिजल्ट आना है, पेज के अंदर से आएगा। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, आवर रेंज इक्विपमेंट स्पैन्स, ये मेटा से रिजल्ट नहीं आ रहा। अब ये गूगल मेटा से भी रिजल्ट दिखा सकता है, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपके वेब में से दिखाएगा, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अच्छी ही नहीं होगी तो फिर वो उसको ज्यादा रिलेटेड टेक्स्ट कहां से मिलेगा, मेटा से मिलेगा ना। यानी अगर आपने कंटेंट लिखते हुए अच्छा टारगेट नहीं किया हुआ कि अच्छे तरीके से लोगों की क्यूरीज को आंसर करें। क्यूरीज को आंसर करने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी बंदा गूगल पर आता है, कोई एक सर्च टर्म लिखता है, मैं उसको क्यूरी बोल रहा हूँ, जो भी उसकी सर्च। जैसे मैं कहता हूँ भाई 200 लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, तो अब वो जो 200 लोग हैं वो कोई एक ही वर्ड तो नहीं लिखेंगे ना भाई। वो एबटाबाद में बैठा हुआ बंदा कुछ और लिख देगा, लाहौर में बैठा हुआ बंदा कुछ और लिख सकता है, कराची का बंदा कुछ और लिख सकता है। लेकिन जो हमारा जहां पर डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो देखेगा कि भाई ये कहां से सेटिस्फाई होता है इसका क्वेश्चन, तो उसको वहीं से आंसर निकाल कर यहां पे रख देगा। इसीलिए हमने कहा कि डेथ ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन, कि यहां पर आकर मेटा डिस्क्रिप्शन खत्म हो गई। ठीक है जी जी, फाइल चाहिए, अटेंडेंस तो नहीं अभी लगी, बेटे लाइट चलाओ जरा जी। अच्छा जी वापस आ जाए जरा। सो मेटा डिस्क्रिप्शन का भी पता लग गया आपको, लेकिन अब जरा उधर आके मेटा डिस्क्रिप्शन हमने, इसका मतलब ये नहीं कि हमने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, हमने मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। और मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ अबाउट 160 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें मेटा डिस्क्रिप्शन को टाइटल से, तो आप ये कह लो कि टाइटल जो है वो आपकी वेबसाइट का हेडर पार्ट में एक हेडलाइन है, और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो उसको हम समराइज कर देते हैं अपने बिजनेस को, कि भाई इसकी समरी की शक्ल में हम उसे बता रहे हैं, एक सेंटेंस की शक्ल में। क्योंकि 60 कैरेक्टर्स में एक ही सेंटेंस हो सकता है, लेकिन 160 में हम 2 या 3 सेंटेंस भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और हमें बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने, लेकिन हमने मैसेज की शक्ल में अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, चलें जब इधर आ जाए। जैसे अब आप ये देख रहे हो, ये डिस्क्रिप्शन हमने लिखी हुई है कि दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब आप ये देख रहे हो, इसका जो पहला सेंटेंस है वो क्या मैसेज दे रहा है, कीवर्ड का मैसेज दे रहा है, और साथ हमने एक कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी लिख दिया कि दस्तगीर इंजीनियरिंग, यानी हमने कंपनी का नाम भी लिख लिया और साथ में हमने अपने कीवर्ड को भी लिख लिया, और हमने छोटा कीवर्ड यूज किया, छोटा सेंटेंस यूज किया। आपको छोटा सेंटेंस यूज करना है। उसके बाद हमने एक और सेंटेंस लिखा, वी ऑफर इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट। अच्छा यहां पर देखें, हमने इंटेंशनली इक्विपमेंट्स लिखा। हाँ, पहले हमने इक्विपमेंट लिखा, इसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह क्या है, पहली वजह यह है कि कोशिश करनी है कि आपके जो वर्ड्स है ना वो मेटा डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में कम रिपीट हो। दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह यह है कि कई लोग इक्विपमेंट लिखते हैं और कई लोग इक्विपमेंट्स भी लिखते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई जो इक्विपमेंट लिखे उस पर भी हम नजर आए, और जो इक्विपमेंट्स लिख रहा हो उसके ऊपर भी हमारी विजिबिलिटी हो। हालांकि इक्विपमेंट्स का वर्ड ठीक नहीं है, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इक्विपमेंट वर्ड है, इक्विपमेंट्स नहीं है। मतलब अगर ज्यादा भी तादाद में होंगे तो भी इक्विपमेंट ही होगा, एक होगा तो भी इक्विपमेंट ही होगा। लेकिन क्योंकि लोग भी तो गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना, हम कोई इंग्लिश की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई जो अगर इक्विपमेंट लिखेगा ऐसा ना हो कि हमारी विजिबिलिटी कम हो जाए। सो हमने दूसरे वर्ड को भी साथ में टारगेट कर लिया। तो अब जब हम ये वाला अकाउंट बना लेंगे, ये वाला हिस्सा सारा, ये देखें इसकी कितनी लेंथ है, इसकी आ रही है जी 824 और वैलिड आ रही है ना। सो इसकी लेंथ की लिमिट जो है वो है 920 पिक्सल्स। जैसे हमने कहा था ना उसकी लेंथ की लिमिट थी 580 पिक्सल्स, तो इसकी लेंथ की लिमिट है 920 पिक्सल्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम मेटा डिस्क्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा 920
कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं। इससे बड़ा लिखेंगे तो फिर वो गूगल कहेगा कि मैंने इसको ऑप्टिमाइज नहीं करना। यानी उसने क्या करना है, बेसिकली 920 पिक्सेल्स को रीड करना है और 160 कैरेक्टर्स को रीड करना है। इसके बाद वाले पिक्सेल्स को भी रीड नहीं करेगा और इसके बाद वाले कैरेक्टर्स को भी रीड नहीं करेगा। मैं इसे यहां से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद क्या करूंगा भाई, ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहां से इसे रिमूव कर देते हैं जो हमारा आ रहा है। पहले वैसे तो कुछ भी नहीं होगा ना, ये कहां पे पेस्ट होने जा रहा है जी, कहां पे हो रहा है, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट इक्वल्स टू मैसेज, जो मैंने अभी ऑप्टिमाइज करता हुआ टेक्स्ट निकाला है। तो यहां पर आकर मैं इसको भी पेस्ट कर दूंगा। चलो, अब कितने सारे फैक्टर्स अप्लाई हो गए, मैं कितने सारे फैक्टर्स अप्लाई हो गए, कितने सारे, नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 फेविकॉन, नंबर 3 एप्पल टच आइकॉन, नंबर 4 व्यू पोर्ट एंड नंबर 5 ऐसे ही है ना। सो ये हमने 8 चीजें कर ली हैं। ये अब देखिए, अगर हम ये कहें कि इधर, और ये जितना, अब एक और चीज भी नोट करो कि जो सर्चिंग में आ रहा है यहां पे, इधर जो कुछ भी डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ, अगर हम अक्टूबर से पहले पहले देखें ना, तो इधर जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा था स्वाय इमेज के, वो सारा हेड से हो रहा था। ऐसे ही है ना भाई, ये भी हेड में से निकल रहा है, ये भी हेड में से निकल रहा था, ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी पहले सिर्फ हेड में से ही निकलती थी, लेकिन आफ्टर अक्टूबर ये अब कहां से निकलना शुरू हो गया, बॉडी में से भी आ रहा है। और वो जो इमेज है वो तो आते ही बॉडी से। सो अभी हमने ये सारी मोस्टली चीजें किस चीज की देखी हैं, हेड की देखी हैं। सो ये हमने हेड की ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कर ली है कि हेड पोर्शन से हमने जो चीजें अभी तक करनी थी, ये 4-5 पॉइंट्स की शक्ल में हमने की हैं। अभी कुछ चीजें और भी हैं, जैसे अभी कैनोनिकल वहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी हमने जहां से बात शुरू की कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं ना हमने। अब अगली क्लास में एक तो हम इमेज को देखेंगे, ठीक है। अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, इसको जरा क्लिक करें ताकि आपको पता होगा अगली क्लास में हमने ऑप्टिमाइजेशन का कौन सा पार्ट देखना है। तस्वीरें हैं इतनी सारी है ना, इमेजेस को देखेंगे। अच्छा, नंबर 2 ये क्या है, हेडिंग स्टाइल्स, कि वाई हेडिंग स्टाइल्स, कहां कहां हेडिंग स्टाइल्स इस्तेमाल करने हैं और कैसे कैसे हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल करने हैं। हेडिंग स्टाइल्स को देखेंगे। हेडिंग स्टाइल के बाद आगे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके अंदर भी हमने टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है। फिर हम क्या देखेंगे कि भाई ये टेक्स्ट को जो हमने हाईलाइट किया है कैसे किया। इसके बाद क्या बच जाएगा पीछे, इमेजेस भी हो गए, हाइपरलिंक्स। तो हमारी मेजर ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन आप समझो कंप्लीट हो गई। यानी ये आपकी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन है। ये आज का लेसन मिलाएंगे, कल का लेसन मिलाएंगे, तो ये हमने ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट को कंप्लीट किया। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास कुछ टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स होंगे जिनको हम साथ साथ स्टडी करेंगे। मैंने कहा था ना 3 तरह की एसईओ है, ऑन साइट, टेक्निकल एसईओ और ऑफ साइट जिसको हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। 3 तरह की एसईओ फैक्टर्स हैं और वेबसाइट को रैंक करने में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम टारगेट कर रहे होते हैं वो ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है।